कैसे हो बच्चों? ये जो पार्ट पीछे लिख रखा है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये एक IIT JEE की तैयारी करने वाले या मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे की सबसे दुखती रग है, मोस्ट पेनफुल पार्ट। मेडिकल में तो फिर भी चलो ठीक है, उन्होंने नाम वाम पूछा आगे निकल गया, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करने आते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि बच्चे को क्वांटम और क्लासिकल फिजिक्स का डिफरेंस पता है। उसे ये पता है कि बच्चे को डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर आते हैं। एक 16-17 साल के बच्चे को ये नहीं मालूम है डिफरेंशिएशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन तो बात की बात है। उसे ये नहीं मालूम कि क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के बीच का डिफरेंस क्या है। उसे ये भी नहीं मालूम कि जो श्रोडिंगर के जो डेरिवेशंस है वो होते नहीं है। जो कुछ भी हम पढ़ रहे होते BSc और MSc के अंदर में, वो भी उनकी डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं होती, वो उसको कोरिलेट कर रहे होते हो। डायरेक्ट डेरिवेशन तो कहीं भी नहीं है। जब उसने ही नहीं करा तो दूसरे लोग कैसे कर सकते? फिर ये और मुश्किल इसलिए हो जाता कि हम इसे इमेजिन कर सकते। ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। इसे हम लैब में देख नहीं सकते, इसे हम लैब के अंदर देख नहीं सकते। ये एक फिलॉसफी है, ये एक फिलॉसफी है, और यहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के अंदर बहुत सारे फोटोग्राफ्स हो सकते हैं। ये फोटोग्राफ्स एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है उसे एक्सप्लेन करने का। ये क्लासिकल फिजिक्स है, इसके अंदर कोई क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम कह सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे भाई ये सारी चीज़ें क्वांटाइजेशन है। ये कह रहा कि अगर इसकी एनर्जी 10 किलो जूल है और इसकी एनर्जी 15 किलो जूल है, तो बीच में ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। या तो 10 किलो जूल होनी चाहिए या 15 किलो जूल होनी चाहिए। 13.5 किलो जूल पे ये अपनी जगह पे रह जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो बेसिकली मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसका फिजिक्स से भी कोई लेना देना नहीं, केमिस्ट्री से तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं। ये केमिस्ट्री में क्यों करते हैं? क्योंकि जो एटॉमिक फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पढ़ाई करी तो कुछ लोगों ने उसे केमिस्ट्री के अंदर डाल रखा है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? क्लासिकल के अंदर हम क्या करते हैं भाई? मास और एनर्जी, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मास और एनर्जी। क्वांटम के अंदर क्या है? क्वांटम के अंदर मास का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हर चीज एनर्जी है। यहां तक कि जहां पे उन्होंने मास वाली पार्ट को ले भी रखा है, उसे भी एक पॉइंट के बाद जाके छोड़ देते हैं और वो ये मान के चलते कि हर चीज एनर्जी के फॉर्म में है, जिसके ऊपर F = m/a का फॉर्मूला लगता है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। तो उन्हीं सारी चीज़ों को, उन्हीं सारी सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर हमें क्लासिकल क्वांटम फिजिक्स की तरफ जाना हो तो ये चीज़ें इस तरीके से रिप्लेस हो जानी है। इसके अंदर बड़े सारे टर्म्स हैं, बड़े सारे टर्म्स हैं, मैथमेटिकल टर्म्स हैं, बड़े सारे मैथमेटिकल टर्म्स हैं, बड़े सारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है? बड़े सारे मैथमेटिकल बैकग्राउंड्स हैं, यानी पूरी तरह से मैथमेटिक्स से ऑपरेटर्स क्या है, आइगन फंक्शन किसे कहते हैं, हैमिल्टन ऑपरेटर क्या है, लैप्लेसियन ऑपरेटर्स क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, सेकंड डिग्री को फर्स्ट डिग्री से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये सारे बेसिक से सवाल है। अगर तुम्हें आते तो फिर ठीक है, अगर नहीं आते तो तुम्हें वीडियो में रुक कर इसे समझने की कोशिश करनी है। तो अब ये समझ लो, अगर तुमसे किसी ने कहा कि इस वाली पार्ट को इस पर ट्रांसफर करते और दोनों बातें एक ही चीज़ इंडिकेट कर रही, मानोगे? इसे एक एग्जांपल से समझ लेते, इसे एक ड्राइंग से समझ लेते। सपोज अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिखा कि ये ऑब्जेक्ट है और इस वाली जगह पे जा रहा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई इसकी ke + pe कांस्टेंट है। लेकिन इसका कोई सेंस बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा भाई? ग्राउंड से दोनों बराबर है, तो p बार बार क्यों लिख रहे हैं? टोटल एनर्जी बोल दे कि टोटल एनर्जी एट A एंड टोटल एनर्जी एट B बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये अपना क्लासिकल फिजिक्स है, ये अपना क्लासिकल फिजिक्स है। क्वांटम में इसे कैसे लिखेंगे? तो इसी ऑब्जेक्ट को इस वाली पाथ के ऊपर डाल देते हैं। अब पहली बार जब वो यहाँ पे है, दूसरी बार जब वो यहाँ पे है, तीसरी बार जब वो यहाँ पे है, हम कह सकते हैं ke + p = कांस्टेंट। अब ये जो पाथ है, ये पाथ साइन फंक्शन है। तो यहाँ पे बड़े सारे ट्रिकोनमेट्रिक यूजेज है, खास करके साइन और कॉस। और बेसिक पार्ट ये है कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम मास भले ही बोल जाते हो, मगर हम ये मान के चलते कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, और जो सबसे आखिरी पार्ट है वो उसी फिलॉसफी को एक साथ कोरिलेट करता है।
वो क्या कहता है भाई, जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एनर्जी का फॉर्म है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्विंग, ऐसा नहीं हो सकता कि समवन इज ऑब्जर्विंग एंड समवन इज बीइंग ऑब्जर्व, दोनों ही एक है। जो देख रहा है और जिसे देखा जा रहा, दोनों ही एक है। ये क्वांटम फिजिक्स है। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब से जब लोगों ने इसके बारे में बात करी, उसने कहा कि हर एक चीज़ वेव के फॉर्म में होता है और उसकी कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं हो सकती, उसकी कोई प्रिसाइज लोकेशन नहीं हो सकती, उसकी कोई प्रिसाइज कंडीशन स्टेटस नहीं हो सकती। तो आइंस्टीन ने पूछा कि जो चांद हमें दिख रहा है, जब हमें वो नहीं दिखता तब वो उस जगह पे नहीं होता क्या? बात समझ रहे हो? तो आइंस्टीन के सवाल का आंसर तो किसी के पास था नहीं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कितना मुश्किल है कि अगर इसने आइंस्टीन जैसे आदमी को भी उलझा के रख दिया तो 16-17 ईयर ओल्ड जो बच्चे ही भाई, एक समय ऐसा होता है कि श्रोडिंगर ने अपने दिमाग में ऐसा सोचा कि भाई ये इक्वेशन तो फिक्स है, हमने इस वाली इक्वेशन को किसी को प्रूव करके नहीं दिखाना कि ये चीज़ें सच्ची। उसने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो पार्ट है वो हैमिल्टन ऑपरेटर और साई के बराबर है। मतलब ये इक्वेशन वो कहाँ से लेकर आई, ये इसके बारे में उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी। उन्होंने इस वाली पार्ट को इन्होंने इस वाली पार्ट को डिराइव नहीं करा, प्रूव नहीं करा, ये मान लिया कि ये सच है। अगर ये सच है तो फिर इसके आगे की बातें करते हैं। तो ये पहली बात, तो इस वाली बात की कोई डेरिवेशन नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एक वर्ड्स लिख रखे हैं, ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। वेव फंक्शन दे रखा है, साई की कोई सेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर की केमिस्ट्री के अंदर सेंस है। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या करती है, ये जो पूरी पार्ट है ये प्रोबेबिलिटी बता रही है। क्या बता रही है? प्रोबेबिलिटी। अब तुम कहोगे प्रोबेबिलिटी की जरूरत क्या है? जो अपना काइनेटिक एनर्जी था उसे इस वाली फॉर्मेट में फिलहाल लिख रखा है। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे इस वाली फॉर्मेट के अंदर लिख रखा है। अब ये डबल डिफरेंशिएशन विद द डबल ऑर्डर कैसे? ये जो पार्ट यहाँ पे दे रखा है ना, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर बोलने से कोई बहुत टेक्निकल सी बात है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो हमें 1000 का 1⁴ निकालना हो तो इसे लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि 1000 का अंडर रूट और फिर उसका भी अंडर रूट, 2 बारी अंडर रूट कर दिया। तो वैसे ही अगर हमने किसी चीज़ को एक बारी डिफरेंशिएट करा, दूसरी बारी डिफरेंशिएट करा, वो मालूम कहाँ से होता? वो मालूम होता है इस वाली साइड से। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे d3 लिखा होता, d3/dx3, तो ये जो 3 है ये थर्ड ऑर्डर इंडिकेट करता, यानी हमें डिफरेंशिएशन 3 बारी करनी है। प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चा एक बारी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, आप उसे कह रहे 3 बारी डिफरेंशिएट करो। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है। अगर तुम्हें इसे डबल डिफरेंशिएट करना हो, ये काम कितना मुश्किल हो जाएगा। ये समझ लो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमें पता है कि जेड है। जेड क्या है? ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन है रियल और इमेजिनरी नंबर के। ये अपना एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, यहाँ पे एडिशन है और कहीं पे सब्सट्रैक्शन भी लिखा होगा, मतलब a - ib भी लिख सकते हैं। जहाँ पे a और b रियल नंबर है, a और b रियल है और i इमेजिनरी है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मेट दे रखे a-ib, पीछे पढ़ा था a+ib, तो दोनों फॉर्मेट है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। अब तुम यहाँ देखो, अगर हमने z² कर दी तो ये पार्ट है। अब हमें इस वाली पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, इस वाली पार्ट को डिफरेंशिएट करना है। तो प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चा सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं जानता, आप उसे कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के अंदर लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब फिर एक बारी फिर से इस बात को समझ लो कि इनकी जो थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन है और इसके ऊपर जो प्रॉब्लम आते हैं उनमें आपस में कोई लेना देना नहीं। तो अभी ये पार्ट पढ़ क्यों रहे? ये पार्ट इसलिए पढ़ रहे कि ताकि तुम्हें ये इस बात को समझाया जा सके कि बेटा इसे समझने की कोशिश मत करना, है ना। तुम इसे समझने की कोशिश मत करना। अगर कोई तुम्हें कहे कि वो तुम्हें समझा सकते हैं तो वो फिर वैसी बातें कर रहा है जिससे वो कभी कर ही नहीं सकता, है ना। तुम्हारा टाइम खराब करने की कोशिश कर रहे लोग। तो इन सारी चीज़ों का पर्पस ये है कि तुम्हें ये समझाया जा सके कि इसे समझने की कोशिश मत करना, है ना। और दूसरा, कोई बंदा जो तुम्हारे स्कूल वगैरह में पढ़ा रहा हो, कहीं पढ़ा रहा हो, वो तुम्हें समझा दे, इसके चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर ही है। भाई जब सब बंदे की समझ नहीं आता तुम्हें क्या समझा देगा? जब सामने वाले की समझ नहीं आता तुम्हें क्या समझा देगा? भाई वो कहीं से थोड़ी बहुत चीज़ें इकट्ठा करेगा, तुम्हारे ऊपर थ्रो कर देगा। तुम्हें समझ आई तो ठीक है, ना समझ आई तो अपने घर जाओ। श्रोडिंगर ने एक डबल डिफरेंशिएशन यूज करा एनर्जी के टर्म्स में, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। किसके लिए? क्वांटम फिजिक्स के लिए, जहाँ पे मास होते हुए भी नॉन एग्जिस्टिंग है, मास को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे। तो अगर हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करी तो इसके कितने सारे ब्रांचेस हो सकते हैं। हम उसे वेव इक्वेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। एक वर्ड आना है वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन ने हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में बतानी है, और प्रोबेबिलिटी को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ कोरिलेट करते हैं। इसे हमने क्वांटम मैकेनिक्स के साथ यूज करा
इंडिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स निकाले, टाइम इंडिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल्स निकाले। ये 1D के अंदर हमें पढ़ना है, और 3D के अंदर हमें BSc और MSc की क्लासेस में पढ़ना है। पार्टिकल इन बॉक्स भी हमें नहीं पढ़ना, बैरियर पेनिट्रेशन तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, फ्री पार्टिकल्स के बारे में भी हमें नहीं पढ़ना। ये सारी चीज़ें पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MSc का पार्ट है। हाइड्रोजन और कुछ कॉलेजेस के अंदर BSc के अंदर भी है हाइड्रोजन एटम्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन इतना नहीं पढ़ना जितना दे रखा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें थोड़ी बहुत पढ़नी है, लेकिन वो हाइजेनबर्ग की आंखों से देखना है, ना कि श्रोडिंगर की आंखों से देखना है। ऑपरेटर्स और आइगन फंक्शन, अगर तुम्हें मैथ नहीं आती तो तुम ये समझ लो कि मैथ के अंदर बेसिकली ऑपरेटर 7, 8, 10 तरीके के हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा तरीके के हो सकते हैं। प्लस करना, माइनस करना, सब्सट्रैक्ट करना, प्लस भी एक ऑपरेटर है, माइनस भी एक ऑपरेटर है, डिवीजन भी एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन भी एक मल्टीप्लिकेशन भी एक ऑपरेटर है, फंक्शन भी एक ऑपरेटर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एक ऑपरेटर है। और जितनी सारी चीज़ें तुम मैथ के अंदर यूज करते, जैसे हम इंग्लिश के अंदर वर्ब यूज करते हैं, जाओ, भागो, आओ, दौड़ो, मारो, पीटो, वैसे ही जिस साइन को फॉलो करके हम मैथमेटिकल स्टेप्स के अंदर एंटर करते हैं उसे कहते हैं ऑपरेटर। बात समझ गए? अगर हमने लिखा 2 × 2 तो तुम लिखोगे 4, अगर हमने लिखा 2 / 2 तो तुम लिखोगे 1। तो आखिर तुम्हें कैसे पता था कि क्या करना है? तुम्हें जहां से मालूम होता ना कि क्या करना है, उसे ही कहते हैं ऑपरेटर। तो ये बेसिकली कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर यूज करो। बाइनरी मतलब 2 वेरिएबल से और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करी, मान लो मैथमेटिकल ऑपरेशन करी, लेट इट बी, हमने क्या करा, इसे डिफरेंशिएट करा, d/dx e⁻²x। अब क्या हुआ, यहाँ पे आंसर आ गई 2e⁻²x। अगर कभी ऐसा हो जाए कि इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन वापस इसे जनरेट कर दे, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन वापस इसे ही जनरेट कर दे, उसे कहते हैं आइगन फंक्शन। क्या यह हर बार होता? आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इसी वैल्यू को वापस रीजनरेट कर दे, उसे कहते हैं आइगन फंक्शन। तो अगर ये आइगन फंक्शन है तो ये क्या है भाई? अगर ये आइगन फंक्शन है, फिर ये क्या है? इसे कहते हैं आइगन वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसे कहते हैं आइगन वैल्यू। अब ये कांस्टेंट है इसलिए इसका नाम वैल्यू है, ये वेरिएबल है, इसके अंदर वेरिएबल्स है, अपना x वेरिएबल है, इसलिए इसका नाम है फंक्शन। तो यहाँ पे अब तुम खुद सोचो कि तुमने अपनी नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल कैलकुलेशन में ऐसा कितनी बार देखा कि जहां से उसे स्टार्ट करा था वापस वही टर्म रीजनरेट हो जाए? ऐसा देखा ही नहीं, और तुमने देखा नहीं, और वो तुम्हें इसकी एप्लीकेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो साई है उसको x और t अपना टाइम डिपेंडेंट है, x पोजीशन के साथ है। अब ये चीज़ें एंगल के साथ भी हो सकती है। यहाँ पे हमने टाइम के साथ और डिस्टेंस के साथ मेजर करा, ये एंगल के साथ भी हो सकती है। अगर इस तरीके से हमने एंगल बनाया जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं, मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी वेरिएशन दिखा सकते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी वेरिएशन दिखा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएशन नहीं दिखाई है, लेकिन जो चीज़ प्रूफ करने की कोशिश करी उसे समझ लो। यहाँ पे जो ये पहला पार्ट है ये आइगन फंक्शन है, और इस आइगन फंक्शन को एक्सप्लेन करा तो ये जो है ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और ये पूरा ही पार्ट अपने लिए पोटेंशियल एनर्जी है, और ये पूरा ही पार्ट काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा है, और ये पूरा ही पार्ट टोटल एनर्जी है। तो बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, इस वाली बात को यूज करते हैं, इस वाली बात को बार बार रीवेरीफाई करते हैं। तो सवाल है कि फिर इसके अंदर मास कहाँ पे? भाई इसके अंदर मास तो अगर इक्वेशंस देखोगे तो यहाँ पे तो मास है, लेकिन इसने मास को भी एनर्जी के फॉर्म में ही कन्वर्ट करा है, इसने मास को भी एनर्जी के फॉर्म में ही मेजर करा है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। हम थियोरेटिकली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मास एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन हम फाइनली इस बात के ऊपर चले जाते हैं कि मास इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स के अंदर कहते हैं कि सॉलिड कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक सॉलिड और लिक्विड और गैस, दे आर द बंडल ऑफ एनर्जी। क्वांटम का खुद का ही मतलब होता है, क्वांटम खुद का मतलब है, क्वांटम के खुद का मतलब है बंडल ऑफ एनर्जी। क्वांटम के खुद का मतलब है बंडल ऑफ एनर्जी या पॉकेट ऑफ एनर्जी। तो वहां पे वो मास को भी एक एनर्जी के फॉर्म में लेकर चलते हैं, और ये इसकी क्लासिकल एग्जांपल है।
अब अगर तुम्हें मैथ नहीं आती तो तुम इन चीज़ों को इतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें ये चीज़ें होती नहीं। बहुत ही आसान सी बात है कि अगर हमने किसी चीज़ को फाइंड आउट करना है, अगली क्लास के अंदर हमने तुम्हें ये प्रूफ करके दिखाना है कि इनके ऊपर के न्यूमेरिकल कितने आसान होते हैं, बल्कि कई ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं, जो जेई के ऊपर आते हैं, जो गेट के ऊपर आते हैं उसमें आपको तुम्हें पेन पेपर की जरूरत है, तुम्हें मैथमेटिकल स्टेप्स की भी जरूरत है। तो हमें पता है कि ये जो पहला पार्ट है ये क्या अपना पोटेंशियल एनर्जी, ये जो दूसरा पार्ट है ये काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या अपना टोटल एनर्जी। तुम यहाँ पे देखो कि जो टाइम इंडिपेंडेंट है, जो टाइम इंडिपेंडेंट है उसके अंदर ये टी का पार्ट मिसिंग होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे ये टी की पार्ट मिसिंग है, और जो टाइम डिपेंडेंट है उसके अंदर टी है, और इसे छोड़ के दोनों इक्वेशन के अंदर कहीं कोई फर्क नहीं है। बस हर बार इस टी को गायब कर दो, हर बार इस वाली टी को गायब कर दो, और अब ऐसी बात है जब तुमने यहाँ से टी गायब करी तो डिनोमिनेटर से भी टी गायब हो जानी है। तो अगर डिनोमिनेटर के अंदर भी टी है कहीं पे तो उसे गायब करना है। ये डिफरेंशिएशन की बड़ी बेसिक सी इक्वेशन से, उनका इन सारी चीज़ों से कोई खास लेना देना है नहीं। अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक हो, तब भी तुम वो पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हमने इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस भी करना है। श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन डाल दी, लेकिन श्रोडिंगर के बाद भी 4 और वेव इक्वेशन है, और वो चारों वेव इक्वेशन भी मिलकर वही काम करना चाहते हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करके हमने करा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के ऊपर। क्योंकि बार बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर हमें प्लूटोनियम का करना है, हमें यूरेनियम का करना हो, तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास यहाँ पे मल्टीपल क्वांटम मैकेनिक्स है, और इनमें से कोई भी पूरी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक बार फिर से समझ लो, तुम श्रोडिंगर की बात छोड़ दो, श्रोडिंगर के बाद भी जो 4 मेजर क्वांटम कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आज तक उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जिन चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उन चीज़ों को तुम्हारे स्कूल का टीचर एक्सप्लेन कर देगा, हो ही नहीं सकता। जो इनकी समझ नहीं आया वो तुम्हारी समझ आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तुम ये सवाल जरूर कर सकते कि जब कुछ भी समझ नहीं आ सकता तो एनसीईआरटी के अंदर डाला ही क्यों है। आंसर ये है कि ये तो हमें भी नहीं पता, है ना। आंसर ये है कि ये तो हमें भी नहीं पता कि क्यों डाला है, क्योंकि जो पार्ट किसी की समझ नहीं आती आपने उसको डाला ही क्यों। तो तुमसे स्टार्ट में बातें करी थी कि क्वांटम फिजिक्स एक फिलॉसफी है ना। अब वो फिलॉसफी की ओरिजिन कहाँ से है? उस फिलॉसफी की ओरिजिन हमारे वेद और उपनिषदों के अंदर है। आत्मा और परमात्मा दोनों बेसिकली एक ही है, वो उनके अलग अलग फिजिकल फॉर्म है। क्या प्रूफ होता? जब हम द्वैत की बात करते वो क्लासिकल मैकेनिक्स है, मास और एनर्जी। जब हम अद्वैत की बात करते तो वो क्वांटम फिजिक्स है, ओनली एनर्जी नो मास। तो ये तो पहली बात है। हमारे वेद और हमारे जो गीता, खास करके गीता और वेद उपनिषद से, इनके अंदर ऐसे तो हमने 3 जमा कर रखे, ऐसे कम से कम 100 से ज़्यादा। तो इनके बारे में क्यों सेलेक्ट करा? क्योंकि श्रोडिंगर ने इनको अपनी रिसर्च पेपर के अंदर इंक्लूड करा है। वो जिस बात से सबसे ज़्यादा प्रभावित था वो है यू आर दैट, तत्व तुम असी, तत्व तुम असी, तत्व तुम असी, तुम भी मैं हूँ। ये चंदोको उपनिषद का है, 6th चैप्टर की बात है। दूसरी बात है एको अहम बहुश्याम, ये तैत्तरीय उपनिषद का पार्ट है। मतलब एक मैं ही हूँ जो मल्टीपल फॉर्म में है। आई एम वन लेट मी बिकम मैनी। तो एक ही बंदा है और वही मल्टीपल फॉर्म में है। अद्वैत भी ही है, परमात्मा एक ही है और वही मल्टीपल फॉर्म के अंदर है। तीसरी बात है आई एम विद इन, साइड, ईस्ट, वेस्ट। तो पूरी दुनिया ही हम है। ये भगवान कृष्ण भी गीता के अंदर यही बातें कहते कि पूरी दुनिया मुझ में है और मैं पूरी दुनिया के अंदर हूँ, है ना। गीता के अंदर वो एक बार ये भी कहते कि जो पेड़ है, जो पेड़ को पानी दे रहा है और जो पेड़ के ऊपर फल है, वो तीनों एक ही है। कैसे? ऐसे कैसे हो सकता? ऐसे हो सकता है ना, तीनों एनर्जी के फॉर्म में, क्वांटम फिजिक्स। तो यहाँ पे ये इसका फिलोसफिकल पार्ट था। क्या सीखा? तुम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी की समझ नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है उनका इन थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन से कहीं कोई लेना देना नहीं। तीसरी बात, ये जो इन्होंने यूज करा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका सिर्फ इतना ही यूज कर सकते हैं कि जो ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके लिए इन सारी चीज़ों की कोई जरूरत नहीं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 2nd ऑर्डर रिएक्शन है, 2nd ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे हम 2 बार ही डिफरेंशिएट करते हैं। ये किसके बारे में है? ये कह रहा टोटल एनर्जी इज कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, साइन कॉस के वेरिएबल है, क्योंकि वो वेव के फॉर्म में चल रही है। हमने एज्यूम ही करा है कि वो सारी चीज़ें वेव के फॉर्म में है, तो कभी भी वो F = m/a नहीं हो सकती। तो इतनी सारी बातें हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स है, बहुत सारी फिलॉसफी है, और ये सारी चीज़ें मिलकर करते कुछ नहीं।
ये सारी चीज़ें मिलके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में उसकी साइज जो डिस्टेंस है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। अगली वीडियो इससे बिल्कुल अलग है। अगली वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स है और तुम्हें ट्रिक्स बताए जाएंगे, तुम्हें तरीका बताया जाएगा उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, और उसके अंदर कोई फिलॉसफी नहीं, कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन है, मैथ के डिफरेंशिएशन है।